नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या शब्दों में किसी की खूबसूरती को इस तरह से कैद किया जा सकता है कि वो सदियों तक जिंदा रहे? आज हम चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के साथ ठीक यही कमाल कर दिखाया। तो सवाल यही है कि आखिर किसी के सौंदर्य का वर्णन कालजयी बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई दिखने में कैसा है। असली जादू तो कवि की कला में, उसके शब्दों के चुनाव में छिपा होता है। और ये है वो मूल पंक्तियां। बस इन्हीं कुछ लाइनों में कवि चंदर बरदाई ने पद्मावती की एक ऐसी तस्वीर बनाई जो इतनी जीवंत है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, वक्त की धूल उसे धुंधला नहीं कर पाई है। तो चलिए बात करते हैं पद्मावती की, जिनका सौंदर्य, जिनकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि वो हमेशा के लिए कविता में अमर हो गईं। अच्छा, कवि ने जो तरीका अपनाया है उसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, और वो है नख शिख वर्णन। ये एक पारंपरिक काव्य शैली है जिसमें किसी भी पात्र की खूबसूरती का जिक्र बहुत विस्तार से, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक किया जाता है। और यही वो ढांचा है जिस पर ये पूरी कविता बनी है। अब देखते हैं कि चंद बरदाई ने ये कमाल किया कैसे। वो करते क्या है, वो प्रकृति से, आसपास की दुनिया से सबसे खूबसूरत चीजें उठाते हैं और उनकी तुलना पद्मावती से करके उनकी एक छवि गढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उनके बालों से। जरा इस पंक्ति को देखिए। इसमें कवि उनके बालों के घने गहरे कालेपन का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कमाल की बात है ना, वो समझिए। ये सिर्फ एक साधारण सी तुलना नहीं है। कवि ये नहीं कह रहे कि उनके बाल काले भंवरों जैसे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके बालों ने तो भंवरों से उनका कालापन ही लूट लिया है। मतलब उनके बाल प्रकृति की सबसे काली माने जाने वाली चीज से भी ज्यादा काले हैं। बालों के बाद अब बारी आती है उनकी आवाज की, और यहाँ भी कवि उसके मिठास की तुलना एक संगीत वाद्य यंत्र से करते हैं। और एक बार फिर वही कमाल की काव्य तकनीक। बात ये नहीं कि उनकी आवाज बांसुरी जैसी है, बल्कि वो इतनी मीठी है कि असली बांसुरी की मिठास भी उसके आगे फीकी पड़ जाए, मानो सारी मिठास उनकी आवाज नहीं लूट ली हो। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, पद्मावती को खूबसूरती का वो पैमाना बनाया जा रहा है जो प्रकृति से भी बढ़कर है। तो चलिए इस नखशिख वर्णन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक करके उनके दिव्य गुणों को कैसे सामने लाया गया है। अब उनकी आंखों को देखिए। यहाँ कवि ने किसी एक चीज से तुलना नहीं की, बल्कि दो खूबियों को मिला दिया है। उनकी आंखों की तेजी और चंचलता वो ली है खंजन पक्षी से, और उनकी आंखों का बड़ा आकार और भोलापन वो लिया है हिरण से। इन दोनों को मिलाकर एक आदर्श, एक परफेक्ट छवि बनाई गई है। और ये सिलसिला चेहरे के बाकी हिस्सों तक जाता है। उनके दांत, वो है पके हुए अनार के दानों जैसे। नाक को देखें तो जैसे किसी तोते की सुंदर चोंच हो, और उनके होंठ बिंबा फल की तरह लाल और सुंदर। ये सारी उपमाएं पारंपरिक हैं, लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। तो ये सब जो तुलनाएं हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि वो दिखती कैसी थीं। इनका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए समझते हैं कैसे। कवि कहते हैं कि उनका पूरा शरीर मोतियों की तरह चमकता है, उसमें एक कांति है। इसका मतलब सिर्फ खूबसूरत होना नहीं है, बल्कि उनमें एक दिव्य चमक है, एक आभा है। और अब जरा उनकी चाल की बात सुनिए, ये तो और भी कमाल है। कवि कहते हैं कि वो जब चलती हैं तो उनकी चाल में इतनी नज़ाकत है कि हाथी अपनी शाही चाल के लिए, शेर अपने गर्व के लिए, और हंस अपनी ग्रेसफुल चाल के लिए जाने जाते हैं। वो सब भी शर्म से छिप जाते हैं। और आखिर में कवि वो बात कहते हैं जो शायद सबसे बड़ी तारीफ है। वो कहते हैं कि पद्मावती को देखकर ऐसा लगता है मानो बनाने वाले ने, खुद विधाता ने, उन्हें किसी खास सांचे में ढालकर बनाया हो। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक निखुंट, एक दिव्य रचना है। तो अब तक हमने देखा कि क्या कहा गया है ना? अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कवि ने ये जादू किया कैसे, यानी किन साहित्यिक तकनीकों या अलंकारों का इस्तेमाल किया। इस वर्णन में मुख्य रूप से 3 अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है। पहला है उत्प्रेक्षा, जिसका मतलब है संभावना जताना, जैसे मानो ऐसा हो। दूसरा है
रूपकातिशयोक्ति। ये वो तकनीक है जहाँ तुलना इतनी हावी हो जाती है कि वो सच लगने लगती है। और तीसरा है व्यतिरेक। ये वही कमाल की तकनीक है जो हमने पहले देखी, जहाँ पद्मावती को प्रकृति से सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे उनके बाल भंवरों से भी ज्यादा काले हैं। तो कुल मिलाकर कवि इन सभी तकनीकों और पारंपरिक उपमाओं का इस्तेमाल करके एक पद्मिनी नायिका की छवि बनाते हैं। पद्मिनी नायिका साहित्य में वो आदर्श हीरोइन मानी जाती है जो अपने गुणों और सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हो। और यहाँ तक कहा गया है कि पद्मावती की खूबसूरती प्रेम की देवी रति के बराबर है, यानी उनकी सुंदरता को मानवीय स्तर से उठाकर दिव्य बना दिया गया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। खूबसूरती के ये सदियों पुराने मानक जो उस दौर की कविता में गढ़े गए थे, क्या आज भी हमारी कला, हमारे सिनेमा और हमारी संस्कृति में किसी न किसी तरह से जिंदा है?